बच्चों 11th क्लास की इस फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। विषय टू पर देखिए, आपका जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है इस बार कोरोना महामारी की वजह से, वो जो है चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है। आपकी जो बुक है हिस्ट्री की 11th क्लास की, उसमें टोटल जो हैं 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 3 गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक गाइडलाइन जारी हुई है। उसमें 3 चैप्टर जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। अब वो डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहला जो चैप्टर हटाया गया है वो है फर्स्ट चैप्टर आपका, समय की शुरुआत से। फिर उसके बाद जो है 5th चैप्टर हटाया गया है, 5वां यायावर साम्राज्य। और 8वां चैप्टर उसके बाद हटाया गया है, संस्कृतियों का टकराव। तो ये 3 चैप्टर जो है हम इस बार, यानी कि केवल इस वर्ष के लिए, ये महामारी के आपातकाल को देखते हुए ये जो है स्थिति की गई है और इस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है। तो विषय 2 पर, यानी कि चैप्टर 2 पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि हमें देखिए फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, किंतु उसकी जानकारी जब तक हमारे पास थोड़ी जानकारी नहीं होगी तब तक हम आगे का जो इतिहास है, भले ही वो अलग अलग साम्राज्यों से, अलग अलग जगहों से उठाया गया साम्राज्य हो, साम्राज्य के बारे में चर्चा हो, उसे तब तक हम पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो हम जो है इसमें इस यूनिट में, जिसमें के 2 ही चैप्टर थे, पहला और दूसरा, यूनिट 2 जो है वो अलग है। तो फर्स्ट यूनिट में जो है हम 6 लाख ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का अध्ययन करेंगे। 1 ईसा पूर्व का मतलब समझते हैं बच्चे? 1 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसवी सन की शुरुआत से एकदम पहले का समय। देखिए, जब ईसा पूर्व जो है वो घटते क्रम में चलता है, और जब वो 1 ईसा पूर्व पर पहुंच जाता है तो वहीं से 1 ईसवी सन की शुरुआत हो जाती है। और वो होते होते आज हम 2020 में पहुंच गए हैं, यानी कि ईसवी सन की शुरुआत हुए 2020 वर्ष बीत चुके हैं। तो 6 लाख ईसा पूर्व से पढ़ना है, यानी कि ईसा पूर्व से 6 लाख वर्ष पूर्व हमें बैक में जाना है। तो देखिए, इसमें जब फर्स्ट चैप्टर था आपका, समय की शुरुआत से उसका नाम था। अब समय की शुरुआत का मतलब है कि मनुष्य का जब पृथ्वी पर उद्भव हुआ, वह कैसे जो है शुरू में था, एक पशु की तरह जीवन व्यतीत करता था, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें कैसे बदलाव आया, कैसे उसकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होने की जो है स्थिति में आई, और वहां से उसने चलना प्रारंभ किया, औजार बनाने में दक्षता हासिल कर ली धीरे धीरे, और फिर लास्ट चरण में आकर के मानव ने जो है अपना घर बनाना और खेती करना, गांव बसाना, ये सब चीजें जो है सीख ली। पहिए का आविष्कार कर लिया, चाक पर बर्तन बनाने लगा मानव, अग्नि में जो है अग्नि से जो है अंधेरा भगाने लगा, भोजन पकाने लगा। तो ये कई चीजों का जो है अध्ययन हमने फर्स्ट चैप्टर में करना था। उन्हें बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि समय की शुरुआत में, यानी कि जब एक प्रकार से 6 लाख ईसा पूर्व में हम स्टार्टिंग करते हैं इस बुक में, तो तब मानव कैसा था, उसके जीवन की अलग अलग स्टेज थी। वो तो जब हम चैप्टर पढ़ते तब वो डिटेल में पढ़ते, तो अभी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं विषय 2, यानी कि आपके 2nd चैप्टर के बारे में, लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, लेखन कला, इसमें देखेंगे हम कि लेखन कला जो है, लिखने की कला जो है कैसे शुरू हुई और शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब शहरी जीवन भी पढ़ना है और लिखने की कला का अध्ययन भी यहाँ पर हमें करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है क्या चीज है, शहरी जीवन की शुरुआत। देखिए, इस चैप्टर में कहाँ टारगेट लेकर गए हैं ये लोग, कि शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ बताई है, मेसोपोटामिया में हुई थी। और मेसोपोटामिया कहाँ पर है, वो देखिए फरात और दजला,
नदियों के बीच स्थित है यह प्रदेश, और आजकल जो है ये किस देश का हिस्सा है? इराक गणराज्य का हिस्सा है। देखिए वर्ल्ड मैप इसमें अभी बुक में भी आपके आगे आएगा, वहां पर हम देखेंगे कि इराक में किस प्रकार ये दो नदियां बह रही हैं और उनके बीच का जो प्रदेश है वहीं पर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी, फली फूली थी। अब नेक्स्ट जो है इसमें बता दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है क्यों प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया जो है सभ्यता जो है अपनी संपन्नता के लिए, देखिए संपन्न थी, वहां पर सब चीजें जो हैं वो अवेलेबल थी, सब चीजें जो हैं सभी के लिए उपलब्ध थी। दूसरा है शहरी जीवन, अपने शहरी जीवन के लिए भी वो सभ्यता जो है प्रसिद्ध है। फिर विशाल एवं समृद्ध साहित्य भी इस सभ्यता का मिला है, और सबसे बड़ी एक उपलब्धि की बात यह है कि इस सभ्यता के विशाल एवं समृद्ध साहित्य को पढ़ लिया गया है, वहां की लिपि पढ़ ली गई है, जिससे कि विशाल और समृद्ध साहित्य को पढ़ना आसान हो गया है। उससे जो है बहुत सी बातें जो हैं इस सभ्यता के बारे में इतिहासकारों को पता चल चुकी हैं। फिर है गणित। गणित और खगोल विद्या के लिए भी ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता प्रसिद्ध है। अब मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और जो है उसका साहित्य, अब देखिए वहां से बाहर कैसे पहुंचता है। वो जो है उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यानी कि जब 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का साहित्य इन समस्त क्षेत्रों में फैल गया, जो हमने अभी अंडरलाइन किए हैं, तो तब वहां जो है एक ही ज्ञात भाषा थी, वो मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि थी, तो वो लोग भी उसी में लिखने पढ़ने लगे। अब क्या है कि शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों को खोजने का प्रयास अब आगे हम करेंगे, और फिर ये जानना चाहेंगे कि ये परंपरा कैसे निरंतर चलती रही और इसके क्या परिणाम हुए। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं कि जो लिखा हुआ इतिहास है उसके प्रारंभ में क्या है कि इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत भाग को, अब इसका शहरीकृत भाग कौन सा था, यानी कि जहां शहर था वो था दक्षिणी भाग था, उसमें सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी कि जो इसका शहरीकृत दक्षिणी भाग था इराक का, मान लीजिए आपके इराक का जो शहरीकृत दक्षिणी भाग था वहां पर सुमेर और अक्कद उस क्षेत्र को कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना, यहाँ पर बेबीलोन दक्षिण में ही, तब उसे क्या कहा जाने लगा, दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। लगभग क्या हुआ फिर 1000 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए असीरियाई जो हैं 1100 ईसा पूर्व के लगभग जो है कहाँ आए, उत्तरी मेसोपोटामिया साम्राज्य में, यानी कि उत्तरी इराक मान लीजिए में अपना जो है राज्य स्थापित किया। तब उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, असीरिया। देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि दक्षिणी क्षेत्र जो था शहरीकृत पहले तो सुमेर और अक्कद 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन बाद में जब 2000 ईसा पूर्व का समय आया तब वहां बेबीलोनिया के नाम से उसे जाना जाने लगा, सुमेर और अक्कद के स्थान पर। और 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाइयों की शक्ति बढ़ी तो उन्होंने उत्तर में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। अब देखिए इस प्रदेश की जो है प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी, सुमेरियन, यानी कि सुमेरी थी। प्रथम ज्ञात भाषा जो अभी तक पता लगी है
वो क्या थी? सुमेरी थी, सुमेरियन। फिर देखते हैं सुमेरियन क्यों थी? क्योंकि पहले देखिए हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम कि सुमेर जो है पहले था दक्षिण में, इसलिए पहली ज्ञात भाषा भी सुमेरी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, अब देखिए एक अलग भाषा के लोग 2400 ईसा पूर्व के आसपास आ गए, तब अक्कदी भाषा ने जो है सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा आ गई फिर सुमेरी भाषा के स्थान पर। अब अक्कदी भाषा कब तक चलती रही? सिकंदर के आक्रमण के समय 336 से 323 ईसा पूर्व में जब आक्रमण हुआ था सिकंदर का बेबीलोनिया पर, तब तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ यह फलती फूलती रही अक्कदी भाषा। और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे कौन सी भाषा आ जाती है यहाँ पर? अरामाइक भाषा का जो है प्रवेश शुरू हो जाता है। और ये भाषा किस समूह की है? ये हिब्रू से मिलती जुलती थी। 1100 ईसा पूर्व के बाद जो है इसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा माना जाता है। और आज भी जो है इराक के कुछ भागों में यह भाषा जो है बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू। हिब्रू जो है आज भी जो है इराक के कुछ भागों में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से 3 भाषाएं हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली असीरियाई और दूसरी सुमेरियन यानी कि सुमेरी, और दूसरी अक्कदी, और फिर अरामाइक, और उसके बाद चौथी जो है, नहीं 3 ही है। अरामाइक जो है वो हिब्रू से मिलती जुलती थी, बस ये है इसमें एक पॉइंट जो है चेंज का। तो और ये फिर जो है हिब्रू से मिलती जुलती थी, और वो जो है इराक के कुछ भागों में आज भी बोली जाती है। अब देखिए बच्चों, ये हमने अभी क्या पढ़ा इसका? अभी हमने पढ़ा है सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता का केवल हम अभी एक क्या पढ़ पाए हैं? इसका एक परिचय ही इस चैप्टर का पढ़ पाए हैं। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता देना चाहूंगी जो बहुत ही नितांत आवश्यक है आपको बताना, कि ये जो बराबर में आपको जगह जगह चैप्टर में स्टार बने हुए मिलेंगे और स्टार के पास जो है कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का नाम किस प्रकार से बना। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना, मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना, यानी कि नदियों के बीच का स्थान मेसोपोटामिया कहलाया, वहां की उपजाऊ धरती पर जो हुआ था। तो बच्चों एक बात, इस स्टार जो लगे हुए मिलेंगे, वैसे तो मैं बताती हुई चलूंगी चैप्टर के बीच बीच में, किंतु फिर भी यदि मुझसे भी कुछ छूट जाए तो ये ध्यान रखना कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के या 1 नंबर का, वो यहीं से आते हैं। यही जो स्टार हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसलिए इनका अध्ययन जो है बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। जब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं या कालक्रम दिया हुआ है, उसे हम नोट जब करेंगे उसे बाद में नोट करें। पहले जितने भी स्टार के साथ जो है कुछ दिया हुआ है आपकी बुक के इस चैप्टर में, सेकंड 2 चैप्टर में, वो पूरा का पूरा आपको नोट कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा नोट कर लेना चाहिए। अब हम जो है थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, परिचय से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेसोपोटामिया की खोज कैसे हुई आखिरकार। अब परिचय हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद ये भी जानना आवश्यक है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। अब खोज कैसे हुई मेसोपोटामिया की? खोजों की शुरुआत जो थी, पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में हुई, यानी कि 1840 ईस्वी के लगभग इसे खोजने का जो है प्रयास शुरू हुआ। अब वहां क्या था, 1 या 2 स्थलों पर, जैसे कि उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में,
उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा, यानी कि कई जो है दशक बीत गए कि उत्खनन कार्य निरंतर चलता रहा। जबकि भारत में जो है हम आप नेक्स्ट ईयर जो है, यानी कि आप जब 12th में आएंगे तब हम पढ़ेंगे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वो भी इतने लंबे समय तक नहीं हुई जितना कि वहां पर उरुक और मारी नगरों में होती रही कई दशकों तक। भारत में तो कुछ जो है कुल बहुत ही कम समय, या ये कहें कि वहां से उरुक या मारी की अपेक्षाकृत जो है कम समय भारत में जो है खुदाई हुई। अब इन खुदाइयों के फलस्वरूप क्या हुआ, आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में क्या हुआ, जब खुदाई देखिए ज्यादा समय होती है तो वहां पर चीजें भी ज्यादा मिलेंगी। अब ज्यादा चीजें मिलेंगी तो फिर वो सभ्यता ज्यादा खुलकर भी सामने आएगी, उस सभ्यता के जो है विभिन्न पहलू भी सामने आएंगे। तो यही कारण है कि ज्यादा खुदाई की वजह से ही क्या है, आज हमारे सामने जो है सैकड़ों की संख्या में इमारत हैं, मूर्तियां हैं, आभूषण हैं, कब्र हैं और मुद्राएं हैं। यानी कि ये मेसोपोटामिया से संबंधित चीजें इतनी सारी हमें सिर्फ इसीलिए मिल पाई क्योंकि लंबे समय तक जो है इसमें उत्खनन का कार्य यानी कि खुदाई का कार्य चलता रहा। उत्खनन देखिए, पुरातत्व की भाषा में खुदाई को उत्खनन कहते हैं। फिर क्या हुआ, हजारों की संख्या में यहाँ से क्या हुआ कि लिखित दस्तावेज भी इसीलिए मिले और उनका अध्ययन करने में भी पुरातत्वविद इसीलिए जो है क्या हुए, सक्षम हो पाए। अब इसके पीछे भी देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि इतने लंबे समय तक उत्खनन कार्य क्यों चला, जबकि भारत में ऐसी ही एक समृद्ध सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हुई, उसका तो उत्खनन इतना लंबे समय तक नहीं चला। देखिए उसका कारण क्या है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बाइबल, देखिए बाइबल जो है ये ईसाई धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख पुस्तक है। इस प्रकार से हिंदू या सनातन धर्म से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवत गीता है, इसी प्रकार ईसाई धर्म से संबंधित जो है बाइबल है। अब बाइबल का जो प्रथम भाग था ओल्ड टेस्टामेंट में जो है इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। मेसोपोटामिया का जो है, देखिए बाइबल के जो है दो भाग हैं, प्रथम जो है वह है ओल्ड टेस्टामेंट है और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड यानी कि पुराने वाले भाग में क्या था कि मेसोपोटामिया का कई जगह उल्लेख है, तो कहीं ना कहीं यूरोप वासियों का इंटरेस्ट जो है इस बात में रहा कि इस सभ्यता को ज्यादा से ज्यादा जाना जाए। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में जो है शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। शिमार नाम दिया गया है बुक ऑफ जेनेसिस में सुमेर को। और सुमेर कहाँ से संबंधित था? मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित था। यूरोप के यात्री और विद्वांजन जो है वो मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। देखिए एक ये भी कारण था कि यहाँ पर इतने लंबे समय तक जो है उत्खनन का कार्य चलता रहा। और जब इस क्षेत्र में जो है पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। देखिए जब यहाँ पुरातत्व की खोज शुरू हुई पुरातत्व की, तो ये पूरा का पूरा प्रयास किया गया कि जो बाइबल का भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें जो कहानियां दी गई हैं उन्हें सत्य सिद्ध किया जाए मेसोपोटामिया से जोड़कर। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में फिर कमी आ गई। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया, 19वीं सदी का मध्य समझते हैं आप, 1850 ईस्वी के बाद। देखिए 1840 में तो यहाँ पे शुरू हुआ था, तो 1850 ईस्वी के बाद उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई।
यानी कि 1840 में देखिए शुरू हो चुका था, तो 1850 के बाद भी यहाँ को खोजने में, अतीत को खोजने में जो उत्साह था उसमें कमी नहीं आई, क्योंकि इसका रीजन एक ही था, पहले ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को सत्य सिद्ध करना था। फिर देखते हैं 1873 में क्या हुआ। एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, ब्रिटेन का म्यूजियम देखिए काफी फेमस भी रहे हैं ब्रिटेन के म्यूजियम। अब ब्रिटेन के म्यूजियम ने क्या किया, प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया। एक म्यूजियम ने, देखे मतलब कितना ज्यादा उत्साह था मेसोपोटामिया को खोजने के लिए कि म्यूजियम ने जो है पूरा खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन, फ्लड की कहानी का अंकन था। देखिए जल प्लावन क्या चीज है, मैं एक क्लियर कर देना चाहूंगी। जल प्लावन अर्थात जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुई थी और जल प्रलय होने के बाद फिर दोबारा से जो है पृथ्वी पर जो है हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार पहले जो है सतयुग और फिर जो है त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग जो है चल रहा है, और कहा जाता है कि इसके बाद फिर एक जल प्लावन होगा, फिर दोबारा से रीस्टार्ट होगी। तो इसी प्रकार की कहानी जो है बाइबल में भी मिलती है कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया था और एक बड़ी नाव जो है बनाई थी, उन्होंने अलग नाम दिया है, उस व्यक्ति को नोआ नाम दिया है, जबकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में उन्हें मनु के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नोट करने वाली बात है बच्चों, इसे भी जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो है टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिएगा। अपनी जो कॉपी आप बनाएंगे हिस्ट्री की उसमें आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए इसमें क्या है कि उसकी जल प्लावन की कहानी का अंकन था। अब बराबर में जो दिया है ये सेम उसी के बारे में दिया गया है कि बाइबल के अनुसार जो है जब पृथ्वी पर जल प्लावन हुआ, फ्लड हो गया, जीवन को नष्ट करने वाला था जो अर्थात प्रलय, तब कहते हैं कि परमेश्वर ने, ईसाई धर्म के अनुसार बता रही हूं मैं आपको, जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना था। अब नोआ ने क्या किया, एक बड़ी विशाल नौका बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया और जो जोड़े थे वो सभी सुरक्षित बच गए जो नाव में थे। और ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है, और इस कहानी के मुख्य पात्र को क्या नाम दिया गया है, जीव शूद्र या उतना पिस्टीम, ये नाम जो है दिया गया है। देखिए सभी धर्मों में इसी प्रकार की एक कहानी मिलती है। जब आप इस्लाम में जाएंगे तो वहां भी एक प्रलय की कहानी मिलेगी, और जब आप हिंदू या सनातन धर्म में आएंगे वहां भी एक कहानी है, बस कैरेक्टर्स के नाम बदल गए हैं, धर्म के अनुसार जो है वो नाम जो है वो चेंज हो गए हैं। नाम जो है केवल चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब एक जैसा ही है। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर में कि 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहानियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। 1960 के दशक तक, 1960 ईस्वी है यहाँ अर्थ इससे, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। अब क्या है आगे कि धीरे धीरे जो है पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत होती चली गई, कुछ बेहतर होती चली गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन के बारे में भी जानने की लोगों में इच्छा हुई, और उन्होंने कहा कि चलो राजाओं के जीवन के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन आम लोगों के जीवन के बारे में भी हमें जानना चाहिए। इसीलिए क्या था कि बाइबल की कहानियों की अक्सर सच्चाई को प्रमाणित करने का
कार्य तो अब गौण हो गया, अब उसे छोड़ दिया पीछे। पहले उसी की खोज में लगे हुए थे, अब उसे पीछे छोड़ दिया गया और आगे के जो चैप्टर में भाग है, अनुभाग हैं, उसमें हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन प्रवृत्ति अध्ययनों पर आधारित हैं, यानी कि जो बाद के जो अध्ययन हुए उस पर आधारित हैं। बाकी जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो बाद के परिवर्तनों का है। देखिए, इससे पहले मैं आपको इस वीडियो को आज समाप्त करूं, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ, ये जो है मैप दिया हुआ है मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित। यहाँ देख लीजिए आप, बेबीलोन नगर का भी दिखाया गया है, उरुक नगर भी दिखाया गया है, उर नगर भी दिखाया गया है, दजला नदी भी है, फरात नदी भी है, मारी नगर भी है, फिर ये साथ में सीरिया, तुर्की और यहाँ पर तो ईरान दे दिया है, लेकिन ये जो है दजला फरात कहाँ बहती थी, अभी हमने कहाँ पढ़ कर आए हैं, हम इराक का हिस्सा थी। तो ये जो है इस प्रकार से जो है हम इसे इराक का हिस्सा ही मानेंगे। इन नदियों के बीच में जो था, देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता जो है फली फूली, और ये जो देखिए पर्वत श्रेणियां, ये जो एक त्रिभुजाकार आपको चीजें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है, ये जो है पर्वत श्रेणियां हैं लगी हुई, सभी पर्वत श्रेणियां। और देखिए दजला नदी की कितनी उपनदियां हैं, एक ये यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही है, एक यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बच्चों देखिए मैप वर्क आता है 11th क्लास में भी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि केवल 10th में 12th में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 11th क्लास में भी आता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें कि किस क्षेत्र में जो है ये स्थित है और इसके आसपास क्या चीजें हैं, जैसे कि काला सागर लगा हुआ है इधर पास में, इधर कैस्पियन सागर है और ये अरल सागर है, भूमध्य सागर इधर लाल सागर है, और लाल सागर फारस की खाड़ी से होते हुए अरब सागर जो है भारत के जो है दक्षिण हिस्से के पश्चिम में पड़ता है। तो ये सिंधु नदी है, देखिए भारत से होकर आती है। उस समय तो खैर पाकिस्तान भी नहीं था, तो भारत नहीं मानिए आप इसे, तो ये भारत से होकर के बह रही थी। तो ये जो है उस समय इतनी तो कम से कम मानी ही जाती थी कि भारत यहाँ तक था। उससे आगे हालांकि अफगानिस्तान तक भी भारत का जो है पूरा वो माना जाता है, लेकिन इतना तो कम से कम था ही। चलिए अब आज की वीडियो में यहीं तक की। और बच्चों, आज मेरी पहली वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूंगी, जो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कि आप एक तो चैनल को जो है आज ही जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, और जो है शेयर यदि किसी बच्चे के साथ करना चाहते हैं, किसी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, किस तरीके से वो उसे पढ़ाई करने को मिल सके, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आज ही जो है इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो चैनल पर डालूंगी तुरंत आपके पास जो है वो पहुंच जाएगी। तो यही आपकी वीडियो का आज का हम समापन करेंगे। कल हम जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो होगा मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, यानी कि मेसोपोटामिया की पूरी ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेसोपोटामिया सभ्यता थी और कैसे वो फली फूली। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी आज की फर्स्ट वीडियो है, आप जो है इसे ढंग से पढ़ लें और जो है बातों को जान लें, और जो मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों को अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।